नमस्कार। कार्यक्रम विधिक शिक्षा एक सेवा में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे दहेज क्रूरता हमले प्रकरण में नवीनतम निर्णय। वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित 2 आदेशों के बारे में, जिसमें से एक पारित किया गया है यशोदीप बिसन राव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तथा अन्य। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा धारा 498A भारतीय दंड संहिता, जो कि भारतीय न्याय संहिता में धारा 85 और 86 के तहत आता है, इसके बारे में एक स्पष्टीकरण दिया है। इस मामले में पीड़ित महिला के जीजा ने, यानी कि पीड़ित महिला के पति की बहन के पति के विरुद्ध जो आदेश पारित किया गया था, उसे खारिज करते हुए उसे दोष मुक्त कर दिया गया। हुआ यूं कि पीड़ित महिला के द्वारा अपने ससुराल वालों के विरुद्ध, अपने पति और अन्य लोग, ससुराल के अन्य लोगों के विरुद्ध 498A भारतीय दंड संहिता के तहत वर्ष 2010 में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था। अब क्योंकि 498A भारतीय दंड संहिता क्रूरता से संबंधित है, यानी कोई भी शादीशुदा महिला अगर उसके साथ उसके पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई क्रूरता कारित की जाती है, तो ऐसी क्रूरता धारा 498A भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध मानी जाती है। अब जो ये अपीलार्थी था, यानी कि जो उस पीड़ित महिला का जीजा लगता था, उसने माननीय न्यायालय में ये निवेदन किया कि किसी भी गवाह ने स्पष्ट रूप से ये कथन नहीं किया कि उसके द्वारा कब और किस संदर्भ में क्रूरता की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिस वर्ष ये प्रकरण उस महिला के द्वारा दर्ज करवाया गया, वो तो उसी वर्ष के अंत में उस परिवार का सदस्य बना था। तो ऐसे में ये कैसे संभव है कि उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस महिला से क्रूरता कारित की हो। और एक बार को ये हो सकता है कि उसकी पत्नी ने उस महिला के साथ क्रूरता कारित की हो, लेकिन क्या सिर्फ इतना कह देने भर से या इतना साबित हो जाने से ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर उसकी पत्नी ने क्रूरता कारित की है तो उसने भी की ही होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधायिका से ये पुनः आग्रह करते हुए ये कहा गया कि वो इस कानूनी प्रावधान में कोई संशोधन करें, जिससे अनावश्यक रूप से किसी भी पीड़ित महिला के द्वारा केवल अपने पति पर या ससुराल वालों पर दबाव बनाने के लिए सारे के सारे परिवार पर और उनके रिश्तेदारों पर ही मुकदमा दर्ज ना करवाया जाए। क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से जो व्यक्ति जिनका उससे कोई लेना देना भी नहीं है उस प्रकरण से, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, जो कि इस केस में भी हुआ। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न केवल विधायिका से ये आग्रह किया गया है, बल्कि सभी न्यायालयों से भी ये आग्रह किया गया है कि ऐसे प्रकरणों को तो विशिष्ट रूप से ध्यान से जो है एक स्क्रूटिनी करके सूक्ष्म तौर से ये देखा जाना चाहिए कि क्या मामला बढ़ा चढ़ाकर अनावश्यक रूप से तो ही किसी के विरुद्ध दर्ज नहीं करवाया गया, क्या उसमें वास्तव में केवल पति के द्वारा क्रूरता की गई है या दूसरे लोगों के द्वारा भी की गई है। तो इस तथ्य की जांच जो है बहुत ध्यान से की जानी चाहिए। अब बात आती है दूसरे प्रकरण की। दूसरा प्रकरण है के धनंजय बनाम कैबिनेट सेक्रेटरी तथा अन्य। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
भारतीय दंड संहिता की धारा 353 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 के तहत वर्णित हमले को परिभाषित करते हुए एक स्पष्टीकरण फिर से दिया है। इस मामले में ये हुआ कि एक व्यक्ति जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था, उसने अपने स्टाफ से जब कहा कि उसकी टर्मिनेशन से संबंधित फाइलें वो लेकर के आएं, और जब वो लेकर के आए और उस व्यक्ति ने उन फाइलों को इंस्पेक्शन किया, उन फाइल्स का, तो वो करते समय वो व्यक्ति अपने स्टाफ के ऊपर ना केवल चिल्लाया बल्कि उसने धमकी भी दी। और उसकी इस बात से दुखी होकर स्टाफ ने उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 353 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब वो व्यक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रकरण को देखते हुए, प्रकरण के सारे तथ्यों को देखते हुए ये कहा गया कि इस मामले में इस व्यक्ति के द्वारा जो अपीलार्थी है, जिसके विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया है, उसने केवल क्या किया है, वो केवल चिल्लाया है और उसने धमकी दी है। चिल्लाना और केवल धमकी देना हमले की श्रेणी में नहीं आता, जब तक कि उसके हाव भाव ऐसे ना हो जिससे सामने वाले को लगे कि अब बस वो आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वो उनके ऊपर कुछ ऐसा कृत्य करने वाला है जिससे कि उनको नुकसान होगा, उनको अपने जान माल का खतरा हो सकता है। केवल शब्दों से चिल्लाना और धमकी देना जो है हमला नहीं माना जा सकता। और अगर हम धारा 130 जिसमें हमले को परिभाषित किया गया है, उसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो उस धारा के नीचे एक छोटा सा स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। तो इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन सारे तथ्यों को देखते हुए उस अपीलार्थी के विरुद्ध जो धारा 353 आईपीसी के तहत दंडिक कार्यवाही अमल में लाई गई थी, उस समस्त कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले रविवार। धन्यवाद। आप सुन रहे थे दहेज क्रूरता हमले प्रकरण में नवीनतम निर्णय। वार्ताकार थे राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। बने रहे आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।